वेलकम बैक दोस्तों। मूवी का नाम है द बाइंडिंग और एक इटालियन मूवी है। ये मूवी रुको भूल गया। हाँ, अक्टूबर 2 तारीख को नेटफ्लिक्स में रिलीज हुई है और उसी तरह ये एक ब्लैक मैजिक हॉरर मूवी है। अब मूवी के बारे में बात करें तो मूवी मुझे ठीक ठाक लगी, वन टाइम वॉचेबल जरूर है। स्पेशली मुझे इस मूवी में जो लोकेशन है वो बहुत ही पसंद आया। मतलब इस मूवी के थीम को परफेक्टली सेट होता है और उसी तरह आपको हॉरर वाली फीलिंग भी देती है। मूवी का कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है लेकिन स्टोरी लाइन कुछ नई देखने को मिलेगी। खैर बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्ट। तो मूवी की शुरुआत में ही किसी डार्क प्लेस या किसी डार्क रूम में कुछ लोग एक लड़की को पकड़े हुए रहते हैं। वो लड़की चीखती चिल्लाती हुई रहती है। तभी उनमें से एक शख्स उस लड़की को कुछ पिलाता है, पता नहीं क्या पिलाता है, बहरहाल कुछ न कुछ तो जरूर पिलाता है। उसके बाद दूसरा आदमी उस लड़की के पीछे एक चाकू से कुछ इंचेस तक काट देता है खून निकालने के लिए। वो लड़की और तड़पने लगती है। उसके बाद एक औरत उस लड़की का चेहरा एक मिरर में दिखाती है। देखते ही देखते वो मिरर क्रैक होने लगता है और वो मिरर झटके से फूट जाता है और इसी में वो लड़की और जोर जोर से चीखने लगती है और यहाँ पर ये सीन कट होता है। उसके बाद डायरेक्टर भाई साहब हम व्यूअर्स को द बाइंडिंग का मतलब बताने लगते हैं। मैं आपको आसान भाषा में समझा देता हूँ, सुनिए। जब किसी इंसान पर जादू टोना होता है तो वो इंसान अनकॉन्शियस हो जाता है। मतलब वो इंसान क्या कर रहा है उसे खुद समझ में नहीं आता। मतलब एक इंसान दूसरे इंसान पर जादू टोना करता है तो इनके बीच एक रिलेशनशिप बन जाता है और उसी को द बाइंडिंग कहते हैं। और इस बाइंडिंग में काफी सारे प्रोसेस होते हैं और इन सारे प्रोसेसेस को ब्लैक मैजिक की मदद से किया जाता है। और ये ब्लैक मैजिक्स या तो फिर ये रिचुअल्स साउथ इटली में ज्यादा होते थे या होते हैं। तो मूवी का थीम भी इसी पर बेस्ड है, द बाइंडिंग। और बाइंडिंग का मतलब क्या है डायरेक्टर भाई साहब हम व्यूअर्स को इस मूवी के थ्रू दिखाने लगते हैं। उसके बाद दूसरे सीन में 3 लोगों का इंट्रोडक्शन होता है। जो कार चला रहा होता है उसका नाम है फ्रांसिस्को और जो लेडी है उसका नाम है एम्मा और जो कार के पीछे बच्ची है उसका नाम है सोफिया। बाद में दिखा दूंगा, फिलहाल ये लोग जर्नी में है। एक्चुअल से फ्रांसिस्को और एम्मा ये दोनों रिलेशनशिप में है और फ्रांसिस्को एम्मा को अपने गांव ले जा रहा है अपनी माँ से मिलवाने के लिए और ये दोनों शादी भी करने वाले हैं। आपके मन में सवाल पैदा होगा, इन दोनों की शादी अभी तक नहीं हुई तो ये बच्ची कहाँ से टपकी। एक्चुअल से एम्मा का डिवोर्स हो चुका है और सोफिया फ्रांसिस्को की बेटी नहीं है। दैट्स द केस। तो थोड़ी दूर ट्रैवल करने के बाद ये लोग फ्रांसिस्को के माँ के घर आ जाते हैं और इस औरत का नाम है सैब्रिना। रुकिए, ये फ्रांसिस्को की माँ नहीं है। सैब्रिना उस घर में काम करती है। सैब्रिना इन तीनों का तहे दिल से स्वागत करती है। तो घर के अंदर आने के बाद एम्मा और सोफिया को ये घर बहुत ही पसंद आने लगता है और उसी तरह ये प्लेस भी। जब सोफिया उस घर को एक्सप्लोर कर रही होती है तो किसी कमरे में एक छोटे बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है। तो यही चेक करने के लिए सोफिया धीरे धीरे अपने कदम उस कमरे की तरफ आगे बढ़ाने लगती है। जब सोफिया उस कमरे के अंदर झांकने ही वाली होती है कि सडनली उस कमरे का दरवाजा शट डाउन हो जाता है, मतलब बंद हो जाता है, जिसकी वजह से सोफिया डर जाती है और फौरन वो अपनी माँ के पास आ जाती है और फ्रांसिस्को इन दोनों का अपना अपना कमरा दिखाता है। उसके बाद सोफिया उस घर के छत पर ये चीज देखती है और एम्मा को बुलाने लगती है, जहाँ पर एक कौवा दूसरे कौवे का गोश्त खा रहा होता है। कि तभी उन दोनों की नजर नीचे पड़ती है जहाँ पर 3 लोग होते हैं और एक छोटा बच्चा होता है और वो छोटा बच्चा बहुत जोर से रोते ही रहता है। कि तभी छत के ऊपर एम्मा को ढूंढते हुए फ्रांसिस्को आता है और फ्रांसिस्को भी ऊपर से नीचे देखता है और अपनी माँ को आवाज लगाने लगता है। मतलब जो नीचे खड़ी थी वो और कोई नहीं फ्रांसिस्को की माँ होती है जो उस छोटे बच्चे को कुछ कर रही होती है। फ्रांसिस्को की माँ का नाम है तेरेसा और तेरेसा एम्मा और सोफिया को देखकर बेहद खुश होती है और वो भी तहे दिल से इनका स्वागत करती है। तेरेसा अपने बेटे के आने की खुशी में एक छोटी सी पार्टी देती है जहाँ पर कुछ लोग आते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए और उसी डाइनिंग टेबल के पास एम्मा सैब्रिना का हाथ देखती है जहाँ पर सैब्रिना के हाथ में कई सारे स्क्रैचेस नजर आते हैं। सैब्रिना अपने हाथ को कवर कर लेती है कि तभी वो सारे लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और कुछ मंत्र वगैरह पढ़ने लगते हैं और ये चीज एम्मा को बहुत वियर्ड सी लगने लगती है। मतलब एम्मा ने इससे पहले ऐसा प्रेयर कभी नहीं देखा या तो फिर कभी नहीं सुना। प्रेयर खत्म होने के बाद सोफिया तेरेसा से पूछती है कि ये क्या था। तो तेरेसा इन दोनों को बताने लगती है कि ये हमारा पुराना प्रेयर है, इससे हमारी फैमिली की रक्षा होती है बुरी बलाओं से या तो फिर बुरी नजर से। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद इस प्लेस को देखकर और इस घर को देखकर एम्मा डिसाइड हो जाती है कि ये शादी यहीं पर करेगी। ये बात सुनने के बाद तेरेसा और वहाँ के मेहमान भी खुश हो जाते हैं। तो उसी घर में एक कूता होता है जिसका नाम है टीटो। सोफिया उस कूते के साथ खेलने लगती है
देखते ही देखते वो कुत्ता जंगलों में भागने लगता है, तो सोफिया भी उस कुत्ते के पीछे जंगलों में भागने लगती है। तो थोड़ी दूर आने के बाद सोफिया यहाँ पर ये नजारा देखती है, मतलब वहाँ पर काफी सारे पेड़ जड़ से नीचे गिर चुके हैं, जैसा लगता हो इन पेड़ों को कोई जबरदस्ती गिरा दिया हो। कि तभी वो कुत्ता किसी पेड़ के पास जाकर जोर जोर से भौंकने लगता है। ये चीज देखकर सोफिया उस पेड़ के पास आती है और उस पेड़ के ऊपर कुछ ताबीज या कुछ डोरियां लटक रहे होते हैं। उन्हीं को देखने के लिए सोफिया उस पेड़ के ऊपर चढ़ने लगती है। जब सोफिया उन ताबीजों को टच करने ही वाली होती है कि तभी फ्रांसिस्को वहाँ पर आ जाता है और सोफिया को अपनी गोद में ले लेता है। तो ये सारा चीज देखकर सोफिया फ्रांसिस्को से पूछने लगती है कि ये क्या है। तो फ्रांसिस्को सोफिया को बताने लगता है कि इन पेड़ों को बीमारी थी, ये पेड़ क्यूर ना हो सके इसीलिए ये पेड़ मर गए हैं। और तुमको मैं एक सीक्रेट बात बताऊं कि मेरी माँ इन पेड़ों को क्यूर करना जानती है, जस्ट लाइक मैजिक। तो उसी दिन रात फ्रांसिस्को सोफिया को पियानो सिखाते रहता है। तो इन दोनों का रिलेशनशिप देखकर एम्मा जेलस होने लगती है और यही बात वो तेरेसा से बताने लगती है कि इन दोनों का प्यार बाप बेटी से भी बढ़कर है। कभी कभी मुझे जेलस होने लगता है कि सोफिया शायद मुझसे दूर हो जाएगी। ये सुनने के बाद तेरेसा एम्मा से बताने लगती है कि माँ बेटी का रिश्ता इतना कमजोर नहीं होता, माँ बेटी का बॉन्ड बहुत ही मजबूत होता है। उसके बाद फ्रांसिस्को और एम्मा ये दोनों एक कमरे में सो जाते हैं और सोफिया को दूसरे कमरे में सुलाते हैं। जब ये दोनों हुकअप कर रहे होते हैं तो एम्मा उस कमरे के बाहर किसी परछाई को देखती है। ये देखकर एम्मा झटके से अपने बिस्तर से उठ जाती है और यही बात वो फ्रांसिस्को को बताने लगती है कि कोई हमको देख रहा है। और एम्मा बाहर जाती है यही बात चेक करने के लिए, लेकिन उस कमरे के बाहर कोई भी मौजूद नहीं होता। उसके बाद एम्मा सोफिया के कमरे में जाती है सोफिया को चेक करने के लिए, लेकिन सोफिया अपने कमरे में सुकून के साथ सोती हुई रहती है। तो कोई ना दिखने की वजह से एम्मा अपने कमरे में आ जाती है। तो आधी रात को सोफिया को उस कमरे में कोई होने का एहसास होता है और झटके से सोफिया अपनी आंखें खोलती है और धीरे धीरे सोफिया अपने बेड के नीचे झांकने लगती है। कि तभी सोफिया एक बहुत बड़ी चीख मारने लगती है और इस आवाज को सुनकर एम्मा और फ्रांसिस्को सोफिया के कमरे में आ जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद इनको ये बात पता चलती है कि सोफिया को एक बड़ी सी मकड़ी ने काट दिया है गर्दन के पास, मतलब पीछे। तो थोड़ी देर बाद तेरेसा और सब्रीना भी वहाँ पर आ जाते हैं सोफिया की चिल्लाने की आवाज सुनकर। तेरेसा उस घाव को देखकर मरहम पट्टी करने लगती है, एक होम रेमेडी होती है और उसी चीज को तेरेसा सोफिया पर लगाने लगती है। दूसरे दिन सुबह तेरेसा सोफिया की जेब में कुछ ताबीज वगैरह रखती है और ये चीज एम्मा देख लेती है। तो एम्मा को ये चीज अजीब लगने लगती है और वो फौरन नीचे जाती है। लेकिन इसी बीच में सोफिया उस ताबीज को ओपन करके उसमें क्या है ये चेक करने लगती है। तो इन सारी चीजों को चेक करने के बाद सोफिया भीड़ से उस ताबीज को पैक कर देती है और अपने जेब में रख लेती है। कि तभी उसी वक्त एम्मा सोफिया के पास आती है और एम्मा सोफिया से उस चीज को दिखाने के लिए कहती है, लेकिन सोफिया एम्मा से कहती है आप इस चीज को छू नहीं सकती। ऐसा कहकर सोफिया वहाँ से उठ के भागने लगती है और सोफिया उसी वीराने जंगल में जाती है जहाँ पर तेरेसा एक पेड़ के पास खड़ी हुई रहती है। तेरेसा सोफिया को बताने लगती है कि ये पेड़ बीमार है, मैं इसे क्यूर कर रही हूँ, देखो इस पेड़ से खून निकल रहा है। उसके बाद एम्मा उस घर में सोफिया को इधर उधर ढूंढती रहती है। तो सोफिया को ढूंढते ढूंढते एम्मा एक कमरे में जाती है जहाँ पर तेरेसा और सब्रीना उस कमरे में कुछ कर रहे होते हैं, मतलब किसी को कुछ पिला रहे होते हैं। जब एम्मा उस चीज को क्लियरली देखने लगती है तो वहाँ पर और कोई नहीं सोफिया ही होती है। तेरेसा और सब्रीना सोफिया को कुछ पिला रहे होते हैं। ये देखकर एम्मा फौरन उस कमरे में जाती है और सोफिया को अपने पास ले लेती है और तेरेसा सब्रीना को इन दोनों को वार्न करती है कि प्लीज अगली बार मेरी बेटी को छूना मत। एम्मा सोफिया को बाहर लाकर उसे डांटने लगती है, तुम ऐसे कैसे दूसरों पर भरोसा कर सकती हो। तो एम्मा की डांट सुनकर सोफिया भीड़ से उस जंगलों में भागने लगती है। कि तभी वहाँ पर फ्रांसिस्को आता है और एम्मा फ्रांसिस्को को सारा सब कुछ बताने लगती है कि तुम्हारी माँ सोफिया को कुछ पिला रही थी, प्लीज तुम अपने माँ से कहो कि मेरी बेटी से दूर रहे। फ्रांसिस्को एम्मा से कहता है तुम फिक्र मत करो, मैं मेरी माँ से बात करूंगा। जब सोफिया उस पेड़ के पास जाकर बैठी हुई रहती है, सोफिया को दूर में एक लेडी नजर आती है और वो लेडी धीरे धीरे सोफिया के पास आने लगती है। ये देखकर सोफिया घबरा जाती है और वहाँ से भागने लगती है। कि तभी वहाँ पर एम्मा आ जाती है और सोफिया को अपने गले लगा लेती है और एम्मा सोफिया को सॉरी भी बोलने लगती है कि मैंने तुम्हें डांटा। उसी दिन रात सोफिया कुछ अजीब सी हरकतें करने लगती है। सोफिया अपने बाल निकालकर छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़ियों को बुनती हुई रहती है। तो सोफिया की तबीयत ठीक ना होने की वजह से इस रात एम्मा सोफिया के कमरे में ही सो जाती है।
जब आधी रात को एम्मा अपनी आंखें खोलती है तो एम्मा के बगल में सोफिया मौजूद नहीं होती। सोफिया उस कमरे के दीवार के पास जाकर अपना सर ऊपर करके अपने हाथ को जोर जोर से खुजाती रहती है। एम्मा फौरन सोफिया के पास जाती है और उसके हाथ को देखती है और सच में सोफिया का हाथ बहुत जख्मी हो चुका होता है। उतनी जोर जोर से सोफिया अपने हाथ को खुजा रही थी। जब एम्मा सोफिया को होश में लाती है तो सोफिया एम्मा को देखकर एक बहुत ही भयंकर चीख मारने लगती है। इस चीख को सुनकर एम्मा डर जाती है और सोफिया उसी वक्त बेहोश गिर जाती है। तो फिर से सोफिया की चीख को सुनकर फ्रांसिस्को और तेरेसा, सैब्रिना ये तीनों उस कमरे में आते हैं। जब फ्रांसिस्को सोफिया की जख्म को देखता है तो वो एक्चुअली भरा नहीं होता, वो और सूजने लगता है और इसी तरह सोफिया को बुखार भी होने लगती है। दूसरे दिन फ्रांसिस्को और एम्मा ये दोनों सोफिया को लेकर डॉक्टर के पास जाते हैं उसका इलाज करवाने के लिए। और यहाँ पर घर में तेरेसा और सैब्रिना ये दोनों सोफिया ने जो लकड़ी के टुकड़ों को बूंदा है उस टुकड़ों को लेकर कुछ मंत्र वगैरह पढ़ती रहती है। यहाँ पर जब ये तीनों अपने घर वापस आ रहे होते हैं तो कार में ही सोफिया का दम घुटने लगता है। सोफिया सीधी तरह से सांस नहीं ले पाती, लेकिन थोड़ी देर बाद सोफिया अपने आप ठीक हो जाती है। घर आने के बाद एम्मा समझती है कि ये चीज फ्रांसिस्को की माँ का ही है। उसके बाद उसी दिन रात तेरेसा और फ्रांसिस्को ये दोनों एम्मा को बुलाकर ये बताने लगते हैं कि सोफिया को किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है, सोफिया को किसी ने जादू किया है और हमें उसे ठीक करना होगा। तो एम्मा को इन दोनों की बातें बुलशिट लगने लगती है। मतलब एम्मा एक मॉडर्न किस्म की इंसान होती है, ये जादू टोने में विश्वास नहीं करती। जब ये तीनों यहाँ पर बात कर रहे होते हैं तो कमरे में सोफिया को फिर से दम घुटने लगता है। सोफिया अपनी माँ को बुलाने की कोशिश करती है लेकिन सोफिया के गले से आवाज ही नहीं आती और देखते ही देखते सोफिया अपने मुंह से, अपने हलक से एक लंबा बाल निकालने लगती है। उसके बाद वो बहुत बुरी चीख मारने लगती है। फिर से इस चीख की आवाज सुनकर फ्रांसिस्को, एम्मा और तेरेसा सोफिया के पास आते हैं। जब फ्रांसिस्को सोफिया के बेड के नीचे देखता है तो वहाँ पर उसको काफी सारे छोटे छोटे पौधे नजर आते हैं जो सोफिया ने अपने बालों से बुना था। और ये चीज देखकर फ्रांसिस्को अपनी माँ को बताता है कि वो वापस आ गई है। और ये सुनने के बाद तेरेसा भी बहुत घबराने लगती है। उसके बाद फ्रांसिस्को एम्मा को अपना पास्ट बताने लगता है। जब फ्रांसिस्को टीनेज में था तो इस घर में एक लड़की काम किया करती थी और उसका नाम था एडा। उस वक्त फ्रांसिस्को और एडा के बीच बहुत अच्छा रिलेशनशिप हो गया था और इसी बीच में एडा प्रेग्नेंट भी हो गई थी। लेकिन सडनली एडा की तबीयत बिगड़ने लगी और उसने अपना बच्चा खो दिया और एक दिन अचानक से एडा गायब हो गई और वो एक बुरी आत्मा बन चुकी है। अब चूंकि सोफिया फ्रांसिस्को की बेटी जैसी है तो एडा सोफिया को अपनी बेटी समझ रही है और सोफिया को ले जाना चाहती है बाइंडिंग के जरिए से। तो फिर से एम्मा फ्रांसिस्को और तेरेसा की बातों पर भरोसा नहीं करती और बातों ही बातों में उन दोनों को चकमा देकर उन दोनों को एक रूम में बंद कर देती है। और फौरन एम्मा अपनी बेटी को लेकर कार में बैठ जाती है अपने घर जाने के लिए, मतलब शहर जाने के लिए। जब एम्मा सोफिया को लेकर ड्राइव कर रही होती है तो सडनली एम्मा के सामने एडा आकर खड़ी हो जाती है। ये चीज देखकर एम्मा अपनी कार को घुमा लेती है और इसी बीच में एम्मा के सर को चोट आ जाती है और उसी वक्त एम्मा बेहोश भी गिर जाती है। जब एम्मा को होश आता है तो उस कार में सोफिया नहीं होती। एम्मा अपनी बेटी को इधर उधर ढूंढने लगती है लेकिन सोफिया कहीं पर भी मौजूद नहीं होती कि तभी वहाँ पर एम्मा को ढूंढते हुए फ्रांसिस्को आता है और एम्मा फ्रांसिस्को को सारा सब कुछ बताने लगती है। फ्रांसिस्को एम्मा को अपने घर लाता है और उसे मरहम पट्टी करने लगता है। जब एम्मा को होश आता है तो पहले वो अपनी बेटी के बारे में पूछती है, मुझे मेरी बेटी के पास जाना है। तो तेरेसा एम्मा को बताने लगती है, तुम फिक्र मत करो, फ्रांसिस्को जंगलों में गया है सोफिया को ढूंढने के लिए। जब फ्रांसिस्को सोफिया को ढूंढते हुए उस जंगल में जाता है तो देखते ही देखते फ्रांसिस्को के सामने एडा आ जाती है और एडा फ्रांसिस्को को अपने साथ कहीं पर ले जाने लगती है। उसके बाद सीन फिर से फ्लैशबैक में जाने लगता है जहाँ पर मूवी की स्टार्टिंग में जो लोग एक लड़की को पकड़े हुए थे वो लड़की और कोई नहीं एडा ही थी। एक्चुअल से एडा इविल बनती जा रही थी और उसी बाइंडिंग को तोड़ने के लिए वो सारे लोग एडा को क्यूर करने की कोशिश करते रहते हैं लेकिन वो बहुत ही बुरी बला होती है और इसीलिए मूवी की स्टार्टिंग में वो शीशा, वो मिरर फूट गया था और इसी हड़बड़ाई में एडा सैब्रिना के हाथ को नोच दिया और यही वो जख्म है सैब्रिना के हाथ में। और उसी तरह तेरेसा एम्मा को एक और सच बताने लगती है, वो ये है कि जब एडा फ्रांसिस्को की बच्चे की माँ बनने वाली थी उस वक्त फ्रांसिस्को इस बच्चे को दुनिया में लाना नहीं चाहता था
क्योंकि उस वक्त फ्रांसिस्को अभी यंग था। वो पहले अपने करियर पर ध्यान देना चाहता था, लेकिन एडा फ्रांसिस्को की बात नहीं मानी। वो उस बच्चे को रखना चाहती थी। तो फ्रांसिस्को ने एडा को बहुत कुछ समझाया, लेकिन एडा नहीं मानी, जिसकी वजह से फ्रांसिस्को ब्लैक मैजिक का सहारा लिया उस बच्चे को गिराने के लिए। लेकिन उस वक्त फ्रांसिस्को उस ब्लैक मैजिक को सीधी तरह से किया नहीं था, जिसकी वजह से वो मैजिक उल्टा पड़ गया और वो असर एडा पर पड़ गया, जिसकी वजह से एडा अपना बच्चा खो दिया और उसी तरह एक बुरा साया एडा पर लग गया और इस तरह से एडा इविल बन गई। और एडा सोफिया को अपनी बच्ची मान रही है और वो उसे लेने आई है। ये सुनने के बाद एम्मा तेरेसा से पूछती है आखिरकार उसने मेरी बच्ची को कहाँ पर ले गई। तो तेरेसा कहती है ये पहचानने के लिए एक ही रास्ता है और उसका नाम है यूनिफॉर्म सेरेमनी और ये बहुत डेंजरस रिचुअल है। तो ऑफकोर्स एम्मा एक माँ है, तो माँ कुछ भी कर सकती है अपने बच्चे के लिए। एम्मा इस रिचुअल को करने के लिए डिसाइड हो जाती है और इस तरफ एडा सोफिया को और फ्रांसिस्को को एक केव में लाती है, जहाँ पर सोफिया बहुत ही बुरी हालत में होती है। सोफिया की आंखें धीरे धीरे वाइट होती रहती है और एडा फ्रांसिस्को को बताने लगती है कि ये सारा सब कुछ मैंने हमारे लिए किया है, देखो हम तीन कितने खुश हैं। ऐसा कहते हुए एडा फ्रांसिस्को को किस करने लगती है। किस करने के बहाने से एडा फ्रांसिस्को के होंठ को काट लेती है, जिसकी वजह से फ्रांसिस्को के होंठ से खून निकलने लगता है। मतलब यहाँ पर एडा फ्रांसिस्को के साथ भी बाइंडिंग करना चाहती है खून की जरिए से, और ये बाइंडिंग एक दूसरे का खून मिलने के जरिए से ही होता है। और देखते ही देखते फ्रांसिस्को की आंखें भी वाइट होने लगती है, मतलब वो भी बाइंडिंग में आने लगता है। तो इस तरफ तेरेसा एक मकड़ी के खून को एम्मा को पिलाने लगती है और ये मकड़ी वही है जिस दिन सोफिया को काटा था। और तेरेसा और सबरीना ये दोनों एम्मा को पकड़कर कुछ मंत्र पढ़ने लगती है। तो झटके से एम्मा उस केव में आकर पहुंच जाती है, मतलब एम्मा की आत्मा। और यहाँ पर रूल ये है कि एम्मा को कोई भी हरकत नहीं करना है, वरना इसकी भलक एडा को लग जाएगी। लेकिन जब एम्मा अपनी बेटी को देखती है उस हालत में, तो उसके मुंह से आहट निकलने लगती है और ये आहट एडा सुन लेती है। और जब तक एडा एम्मा को पकड़ने ही वाली थी, तेरेसा एम्मा को वापस बुला लेती है और वहाँ का सारा मंजर तेरेसा को बताने लगती है। तो इस तरफ एडा अपना खून निकालकर सोफिया को पिलाने लगती है उस बाइंडिंग को कंप्लीट करने के लिए। लेकिन इसी बीच में फ्रांसिस्को होश में आ जाता है और एडा का गला दबाने लगता है और इसी हाथापाई में एडा फ्रांसिस्को को बेहोश कर देती है और वहाँ से भाग जाती है। तो उसके बाद एम्मा तेरेसा को लेकर उस केव में आती है, जहाँ पर सोफिया अनकॉन्शियसली पड़ी हुई रहती है। एम्मा अपने बच्चे को गोद में लेती है और तेरेसा अपने बच्चे को ढूंढती है, मतलब फ्रांसिस्को को। लेकिन उस केव में फ्रांसिस्को नहीं होता और उसी तरह एडा भी वहाँ पर नहीं होती। एम्मा और तेरेसा सोफिया को अपने घर लाते हैं इस रिचुअल को तोड़ने के लिए, मतलब इस बाइंडिंग को तोड़ने के लिए, और कई सारे मंत्र पढ़ने लगते हैं। तो जैसा मैंने पहले कहा था, किसी बाइंडिंग को तोड़ने के लिए किसी दूसरे बाइंडिंग को जोड़ना होगा, मतलब कनेक्ट करना होगा। और इसीलिए तेरेसा सोफिया के उस जख्म से खून निकालने लगती है एम्मा के खून के साथ मिलाने के लिए। और उसके बाद तेरेसा सोफिया को उसका चेहरा एक मिरर में दिखाती है, जैसा मूवी के स्टार्टिंग में हुआ था। तो देखते ही देखते वो मिरर क्रैक होने लगता है और झटके से वो मिरर ही नहीं, उस घर के सारे शीशे टूट के बिखर जाते हैं। मतलब इतना स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग होता है एडा का। जैसा जैसा वक्त बीतते जा रहा होता है, उसी तरह से एडा और सोफिया का बाइंडिंग और स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है। तो इसी बीच में उस घर के अंदर कुछ आवाजें आने लगती है। यही चेक करने के लिए सबरीना वहाँ पर देखने लगती है, लेकिन सडनली एडा सबरीना को भी मार देती है। उसके बाद एडा एम्मा को कंट्रोल करने लगती है और एम्मा एक सीजर लेकर अपने आप को स्टैब कर लेती है अपने सीने में, जिसकी वजह से एम्मा बेहोश गिर जाती है। उसके बाद डायरेक्टर हमको ये सीन दिखाने लगते हैं, मतलब एम्मा और सोफिया का खून धीरे धीरे पास आते रहता है बाइंडिंग होने के लिए। जब तक इन दोनों का खून पास आता तब तक मूवी खत्म हो चुकी होती है। तो खैर इसी दरमियान में एडा तेरेसा का गला भी घोटने लगती है ब्लैक मैजिक के जरिए से, और देखते ही देखते तेरेसा बेहोश गिर जाती है। और थोड़ी देर बाद एम्मा और सोफिया का इन दोनों का खून मिक्स हो जाता है, जिसकी वजह से सोफिया अपनी आंखें खोलती है। और ये सीन देखकर हमको साफ साफ पता चल जाता है कि एडा और सोफिया का बाइंड टूट गया है। ये चीज देखकर एडा को बहुत गुस्सा आता है और धीरे धीरे सोफिया की तरफ बढ़ने लगती है उसे मारने के लिए। जब एडा सोफिया को मारने ही वाली होती है कि तभी एम्मा उठ जाती है और उसी सीजर से एडा को वार कर देती है, जिसकी वजह से एडा मर जाती है। और उसके बाद तेरेसा भी अपनी आंखें खोलती है, मतलब ये भी होश में आ जाती है। तो दूसरे दिन सोफिया उस पियानो को प्ले करती रहती है, जैसा लगता हो एम्मा और सोफिया यहीं पर रुकने का प्लान किया है।
जब सोफिया उस पियानो को प्ले कर रही होती है तो फिर से सोफिया को उस जख्म के पास कुछ होने लगता है। सोफिया अपना हाथ फिर से उस जख्म के पास ले जाती है और दूसरे सीन में किसी जगह पर फ्रांसिस्को को दिखाया जाता है और वो भी होश में आ जाता है। इसका मतलब है शायद इसका सेकेंड पार्ट होगा। ऑफ कोर्स ब्लैक मैजिक है, रिचुअल्स है, शैतान इतना जल्दी मरने वाला नहीं है। हो सकता है एडा की आत्मा फ्रांसिस्को में आ चुकी हो। इस मैजिकल दुनिया में कुछ भी हो सकता है। तो ये थी आज की मूवी द बाइंडिंग। तो मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।